बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है फार्माकोलॉजी 2 बीएसएन फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। उसमें यूनिट 1 हमने तकरीबन पढ़ चुका है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने यूनिट 2 पढ़ा और आज हम यूनिट 5 को स्टार्ट किया है, जो कि हमारे साथ है ड्रग्स अफेक्टिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ड्रग्स अफेक्टिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो लेक्चर 1 है वो हमने कंप्लीट किया था और आज हम उसका लेक्चर 2 पढ़ेंगे, जो कि हमारे साथ है एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ठीक है। तो एंटी एरिथमिया ड्रग्स को स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों को समझना होगा कि व्हाट इज़ राइथम, व्हाट इज़ एरिथमिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें एरिथमिया की, तो हमारे हार्ट की एक अपना ही हार्ट बीट रिदम होती है, ठीक है। वो रिदम कौन सा होता है, जैसे कि आप लोगों ने ईसीजी में देखा होगा। ईसीजी में हमारे साथ क्या होती है, PQRST वेव्स होते हैं, ठीक है। ये जो PQRST वेव्स होते हैं ये हमारे साथ एक नॉर्मल रिदम है हमारे हार्ट की, ठीक है। हमारे हार्ट बीट की नॉर्मल रिदम है। अगर इसमें थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आ जाए या अगर ये एब्सेंट हो जाए, ठीक है, इसकी एब्सेंस आ जाए, तो इस दौरान हम कहते हैं कि ये हमारे साथ एरिथमिया हो गई है, यानी जो राइदम है वो एब्सेंस हो गया है, ठीक है। उस राइदम का एब्सेंस हो गया है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एरिथमिया कहते हैं। ए का मतलब एब्सेंस, ठीक है। एब्सेंस ऑफ राइदम इज कॉल्ड एरिथमिया। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अब हम इस चैप्टर में वो ड्रग ड्रग पढ़ेंगे जो कि हमारे साथ एंटी एरिथमिक ड्रग है। एंटी एरिथमिक का क्या मतलब है, यानी वो ड्रग जो कि एरिथमिया को, यानी एब्सेंस ऑफ द राइदम को या डिस्टर्बेंस ऑफ द राइदम को क्या करे, उसको ट्रीट करे, ठीक है। उसके अगेंस्ट कार करे ताकि हमारा राइदम जो है ना वो मेंटेन रहे। तो इसके लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं उसको हम कहते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया के को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हेल्प हासिल हो सके। और अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, हमारे साथ ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स में लिखा गया है कि बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट द लर्नर विल बी एबल टू डिस्कस फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एरिथमिया। एक तो ये कि हम फार्माकोलॉजिकल किस तरह से एरिथमिया को हम मैनेज करेंगे, तो उसका जितनी भी ड्रग्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम जो नर्सिंग इम्प्लिकेशंस है, जो नर्सिंग इंटरवेंशन है, जो नर्सिंग किस तरह से हम एक एंटी एरिथमिक पेशेंट को क्या करेंगे, उसकी केयर करेंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम ड्रग डोजेज के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं ड्रग डोजेज को एक्यूरेटली, ठीक है। तो अब स्टार्ट लेते हैं स्लाइड से। स्लाइड में लिखा गया है कि एरिथमिया एरिथमिया क्या होती है। जिस तरह से हमने बताया कि हमारे साथ जो हार्ट बीट है, जो नॉर्मल हार्ट रिदम होती है, अगर उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसको हम एरिथमिया का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो लिखा गया है कि एरिथमिया इज डिविएशन ऑफ हार्ट फ्रॉम नॉर्मल रिदम, ठीक है। जब हमारे हार्ट का नॉर्मल रिदम जो है ना उसमें डिविएशन आ जाए, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाए, वो एब्सेंट हो जाए, तो उसको हम रेफर करते हैं एरिथमिया, ठीक है। और हार्ट रेट क्या, हार्ट का जो रिदम है वो कौन सा है, PQRS वेव्स है, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अब नॉर्मल हमारे साथ क्या होता है, नॉर्मल में ऐसा होता है कि जो हार्ट रेट है वो 60 to 100 होती है, ठीक है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, एक नॉर्मल एडल्ट की 60 to 100 नॉर्मल हार्ट रेट होती है, ठीक है। अगर 60 से कम हो गया तो ब्रेडी एरिथमिया हो सकती है, और अगर 100 से ज़्यादा हो गया तो तब टिकी एरिथमिया हो सकती है। तो ये आप लोगों ने अब रिमेंबर रखना है कि अगर हमारे साथ हार्ट रेट 60 से कम हो गया या जो हार्ट बीट है वो 60 से कम हो गया, तो तब हम रिपोर्ट करते हैं कि ब्रेडी एरिथमिया हो गई है। और अगर 100 से ज़्यादा हो गया तो दिन टिकी एरिथमिया रेफर करते हैं। लिखा गया है कि शुड ऑरिजिन फ्रॉम एसे नोड। जो एसे नोड होते हैं, जो जिसको हम साइनस नोड भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम पेसमेकर्स ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। तो जब हमारे साथ एसे नोड में जो एसे नोड में जो इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, तो इसकी वजह से ये जो जितना भी रिदम है हार्ट का, ये क्या होता है, ये बिल्कुल कंटिन्यू एक मेंटेन फॉर्म में, एक बैलेंस फॉर्म में रहता है, ठीक है। जब हमारे हार्ट का एसे नोड डिस्टर्ब हो जाए, एवी नोड डिस्टर्ब हो जाए, परकिंजी फाइबर्स में कुछ मसला आ जाए, या उसके बाद जो हमारे साथ जो बंडल ऑफ हेस है या बंडल ब्रांचेस है उसमें कोई मसला आ जाए, तो इसकी वजह से जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाती है और इसकी वजह से एरिथमिया काज होती है। फिर लिखा गया है थर्ड पॉइंट में कि कार्डियक इम्पल्सेस शुड प्रोपिगेट थ्रू नॉर्मल कंडक्शन पाथवे विद नॉर्मल वेलोसिटी। क्या होता है
कि अगर ये इस हार्ट की साइड पे आप लोग देख लें, ये हार्ट जो डायग्राम दिया गया है स्टूडेंट्स, ये जो येलो पॉइंट आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऐसे नोट कहते हैं। यहाँ से इम्पल्सेस जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से ये जो इम्पल्सेस जनरेट होते हैं तो ये यहाँ पे आ जाते हैं एवी नोट की तरफ, ठीक है। तो जब हमारे साथ ऐसे नोट की इम्पल्सेस जनरेट हो जाती है तो ये क्या कर देती है, ये हमारे आर्ट्रियम को, ये जो आर्ट्रिया है, ये जो आर्ट्रिया है, इसको क्या कर देती है, इन दोनों को कंट्रैक्ट कर देती है। जब इसको फोर्सफुली कंट्रैक्ट कर देती है तो इसके कंट्रैक्शन से एक वेव प्रोड्यूस होती है जिसको हम पी वेव कहते हैं, ठीक है। तो ये पी वेव जब क्रिएट हो जाती है तो इस पी वेव के क्रिएशन की वजह से यहाँ पे जो हमारे साथ ये जो दो वाल प्रेजेंट है, एक ये वाल है, एक ये वाल है, जिसको हम ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल कहते हैं। ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल क्या होती है, ये ओपन हो जाती है और जितनी भी एट्रियम में ब्लड थी वो वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से वेंट्रिकल में इस पाथवे के ज़रिए से, इस वॉल के ज़रिए से आ जाती है, ठीक है। जब हमारे साथ ब्लड, अब ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स में, जब ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है तो वेंट्रिकल्स में ब्लड 0.1 सेकेंड के लिए रुक जाता है, ठीक है। जब ये ब्लड रुक जाता है तो हमारे साथ, अगर आप लोगों ने देखी होगी कि जो प्यू वेव होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है, फिर थोड़ा सा रास्ता होता है, फिर थोड़ा नीचे की तरफ चला जाता है, फिर इस तरह से हो जाती है, ठीक है, फिर इस तरह से, इस तरीके से कुछ क्या होती है, जो ईसीजी है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो यहाँ पे हमारे साथ क्या है, थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि वेंट्रिकल में अब जो इम्पल्सेस है या जो ब्लड है उसने क्या किया है, उसने थोड़ा रिलैक्सेशन ली है, ठीक है, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स किया है और यहाँ पे ब्लड थोड़ा रुक गया है, मतलब 0.1 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। 0.1 सेकेंड के बाद क्या होता है, अब जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल है वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। जब वो बंद हो जाते हैं तो अब ब्लड तो वेंट्रिकल्स में है, तो वेंट्रिकल्स में यहाँ पे एक वाल होता है और यहाँ पे एक वाल होता है, इसको हम कहते हैं। तो इस एरोटिक वाल और पल्मोनरी वाल के ज़रिए से ब्लड चले जाता है किधर, जो एरोटिक वाल है उसके ज़रिए से ब्लड चले जाते हैं जो हमारे बॉडी है वहाँ तक, ठीक है। और मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो हमारी बॉडी में मिल जाते हैं, और जो पल्मोनरी वाल है उसके ज़रिए से लंग्स तक ब्लड चला जाता है ताकि उसको जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड बनाए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस रिदम की, ठीक है। ये जो रिदम है ये किस तरह से क्रिएट होती है, ये तो नॉर्मल हमारे साथ क्या हो गई, ये नॉर्मल कुछ एनाटॉमी थी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी थी हमारी हार्ट की। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हार्ट को देख लें तो हार्ट में क्या होता है, यहाँ पे हमारे साथ क्या है, ये जो है ना, ये हमारे साथ ऐसे नोड यहाँ से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कंडक्शन स्टार्ट हो गया, कंडक्शन इनिशिएट ऐसे नोड से लेता है। इससे नोड से जब कंडक्शन स्टार्ट होती है तो ये चले जाते हैं एवी नोड की तरफ, ठीक है। ये कंडक्शन, जब ये इम्पल्सिस एवी नोड में पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे हमारे वेंट्रिकल में जो क्या था, जो वेंट्रिकल में जो हमारे साथ जो ब्लड था वो एट्रियम की तरफ आता है, और जब वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल के जरिए से ब्लड आता है तो उस दौरान एक वेव प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं पी वेव, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे साथ ये ब्लड जो है ना, ये वेंट्रिकल्स में कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं, और जब ये रुक जाते हैं तो इससे एक लाइन प्रोड्यूस होती है जिसको हम सीवी लाइन कहते हैं, ठीक है। ये पी एंड क्यू के मिड में ये लाइन होती है, ठीक है। पी एंड क्यू वेव के मिड में, जो हमारे ईसीजी में जो पी एंड क्यू वेव होते हैं तो उसके मिड में जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, सीवी लाइन कहते हैं, जो कि हमारे साथ पी एंड क्यू वेव के मिड में होते हैं, 0.1 सेकेंड के लिए होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब इम्पल्सेस आ गए एवी नोड की तरफ। एवी नोड से ये इम्पल्सेस चले जाते हैं यहाँ पे हमारे साथ एक पॉइंट प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट प्रेजेंट होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हेड्स, ठीक है। ये जो बंडल ऑफ हेड्स होती है ये इससे इम्पल्सेस ले लेते हैं, ठीक है। और ये इम्पल्सेस जो है ना बंडल ब्रांचेस की तरफ इस साइड पे और इस साइड पे क्या हो जाते हैं, इस साइड और इस साइड पे चले जाते हैं, और इसको हम कहते हैं बंडल ब्रांचेस, ठीक है। ये हमारे साथ बंडल ब्रांचेस है। इस बंडल ब्रांचेस के जरिए से फिर यहाँ पे और यहाँ पे इम्पल्सेस आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं परकंजी फाइबर्स, ठीक है। परकंजी फाइबर्स इस साइड पे और इस साइड पे होते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ क्या है, ये परकंजी फाइबर्स है। तो जब हमारे साथ ये जो एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जो ब्लड आ गया तो यहाँ पे एक वेव प्रोड्यूस हो गया, फिर क्यू वेव्स अब कब प्रोड्यूस होगी, क्यू वेव तब प्रोड्यूस होती है जब हमारे साथ बंडल ऑफ हेड्स से बंडल ऑफ ब्रांचेस की तरफ इम्पल्सेस आ जाती हैं, ठीक है। जब यहाँ पे इम्पल्सेस आ जाती है तो क्यू वेव प्रोड्यूस होता है। इस क्यू वेव के बाद क्या होता है,
जो हमारे एट्रियम से जो पल्मोनरी वाल और जो एरोटिक वाल तक के ज़रिए से ब्लड चले जाते हैं बॉडी में, और जो वेंट्रिकल है, सॉरी, जो लंग्स है वहाँ तक। तो इस दौरान जो है ना, ये दो और वेव्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम कहते हैं आर एंड एस वेव, ठीक है। और जो टी वेव होती है, तो टी वेव तब प्रोड्यूस होती है जब हमारे वेंट्रिकल से ब्लड बिल्कुल चले जाते हैं बॉडी और लंग्स की तरफ। तो उस दौरान वेंट्रिकल जो है ना वो रिलैक्स हो जाते हैं, और इस दौरान एक व्यू प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं टी व्यू, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ इरिथमिया। इरिथमिया की क्लासिफिकेशन अगर हम कर लें, तो जो नॉर्मल रेट होती है हमारे हार्ट बीट की, जो नॉर्मल रिदम होती है वो 60 to 100 होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि 60 to 100 हमारे साथ नॉर्मल होती है, ठीक है। चाहे वो 90 में हो, चाहे वो किस में हो, जो हमारे साथ क्या है 65 में हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये नॉर्मल रेंज है। लेकिन अगर हमारे साथ ये राइदम कम हो गया 60 से, ठीक है, और 40 तक चला गया, तो हम कहते हैं कि माइल्ड ब्रेडी इरिथमिया हो गई है, ठीक है। अगर हमारे साथ ये राइदम 40 से भी कम हो गया, तो तब क्या होती है, तब मॉडरेट ब्रेडी इरिथमिया होती है। और अगर 20 से भी कम हो गया, तो तब हम कहते हैं कि सीवियर फॉर्म ऑफ ब्रेडी इरिथमिया हो गई है, ठीक है। इसको अब कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान की डेथ हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से अगर 100 से 150 तक चला गया, ठीक है, अब ज़्यादा हो गया, तो सिंपल टिकी एरिथमिया होती है, ठीक है। अगर 150 से भी ज़्यादा हो गया और 200 तक चला गया, तो तब हमारे साथ जो प्रोक्सिस्मल टिकी एरिथमिया होती है वो हो जाती है। प्रोक्सिस्मल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सडनली चेंजेस आ जाते हैं, और इसकी जो ईसीजी होती है वो इस तरह की होती है, एकदम से ज़्यादा होती है, ठीक है, और फिर स्टॉप, फिर ज़्यादा, फिर स्टॉप। तो इसी तरह से जब हमारे साथ क्या हो ईसीजी होते, इसको हम कहते हैं कि प्रोक्सिस्मल चेंजेस इसमें आते हैं, यानी ठीक है इरिथमिया है लेकिन प्रोक्सिस्मल है, ठीक है। अब अगर 350 तक पहुंच गया, तो इसको हम कहते हैं एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर जो है ना, इसमें क्या होती है, अब दो टर्म यहाँ पे यूज़ हो गए हैं, एक है एट्रियल फ्लटर, एक है एट्रियल फिब्रिलेशन। ये जो एट्रियल फ्लटर है, इसमें जो हार्ट बीट है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, ठीक है, लेकिन सिंपल जो टिकी रिथमिया है वो हो जाती है, ठीक है। यानी बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ टिकी रिथमिया बहुत ज़्यादा तेज होती है, क्योंकि 350 तक पहुंच गई है, ठीक है। और जो एट्रियल फिब्रिलेशन है, इसमें 500 तक पहुंच गई है। लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें जो हार्ट बीट है वो भी अब इरेगुलर होगी, ठीक है। रिथमिया होगी लेकिन इरेगुलर बीट भी होगी, कभी क्या होगी, कभी कंट्रैक्शन नहीं होगा, कभी रिलैक्सेशन, कभी कंट्रैक्शन, कभी, तो बिल्कुल इसका निज़ाम जो है ना वो बिल्कुल इरेगुलर हो जाता है। इस वजह से इसको हम फिब्रिलेशन कहते हैं, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आ रहा है इरिथमियाज। इरिथमियाज की यहाँ पे दो किस्म दिए गए हैं कि अगर इरिथमिया वेंट्रिकल्स में है, तो इस वजह से इसको हम वेंट्रिकुलर इरिथमिया कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ है, ठीक है, तो इसको हम वेंट्रिकुलर इरिथमिया कहते हैं। और अगर वेंट्रिकल से ऊपर हो, तो उसको फिर हम कहेंगे कि सुफ्रा वेंट्रिकुलर टिकी कार्डिया या टिकी इरिथमिया है, ठीक है। अगर वेंट्रिकल से ऊपर हो, चाहे वो फिर एवी नोड में हो, चाहे वो एट्रियल्स में हो, चाहे वो साइनस नोड्स यानी जो ऐसे नोड है वहाँ पे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि अगर साइनस में हो तो हम इसको साइनस इरिथमिया भी कह सकते हैं, एट्रियल्स में हो तो एट्रियल्स इरिथमिया भी कहते हैं, और एवी नोड में हो तो तब हम नोडल इरिथमिया भी कहते हैं। लेकिन इन तीनों को इकट्ठा करके हम क्या कहते हैं कि सुप्रा वेंट्रिकुलर यानी वेंट्रिकल्स के अपर इरिथमिया हो गई है। अच्छा, अब हमारे साथ आ रहे हैं टाइप ऑफ कार्डियक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल्सिस जनरेशन। अब कुछ टाइप्स हैं हमारे साथ के कौन कौन से कार्डियक टिश्यू जो है ना वो हमारे साथ क्या हो करते हैं, जो इम्पल्स है उसको जनरेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे कि हमने पढ़ा कि एक होती है एसे नोड, एक होती है एवी नोड, एक होती है बंडल ऑफ हेज, एक होती है बंडल ब्रांचेज, और एक होती है फर्कंजिस फाइबर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अब स्लाइड की तरफ आते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। तो स्लाइड में लिखा है कि हमारे साथ क्या होती है,
ऑटोमेटिक पेसमेकर्स, कंडक्टिंग फाइबर्स, या इसको हम कैल्शियम ड्राइवन टिश्यूज़ भी कहते हैं। ठीक है, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं कार्डियक टिश्यूज़, जिसके बेस पे इम्पल्स जनरेट होती है, तो उसमें एक जो फर्स्ट वन है वो हमारे साथ कौन सा है, ऑटोमेटिक है, जिसको हम पेसमेकर भी कहते हैं, और इसी पेसमेकर को हम कंडक्टिंग फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, और इस कंडक्टिंग फाइबर को हम कैल्शियम ड्राइवन टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि कंडक्शन के लिए, कंट्रैक्शन के लिए, जो कंट्रैक्शन हो रहा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, अब हमारे साथ इसमें इंक्लूड होती है इस पेसमेकर्स में एसए नोड, एवी नोड्स, बंडल ऑफ हेस्परकंजीज फाइबर्स। ठीक है, और बंडल ब्रांचेस भी होते हैं केपेबल ऑफ जनरेटिंग दियर ओन इम्पल्सेस। ये इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये खुद के लिए अपनी ही जो इम्पल्सेस है उसको क्या करे, उसको जनरेट करे। ठीक है, यानी ऐसे नोट से जो इम्पल्सेस जनरेट होती है वही की बात हो रही है। ठीक है, नॉर्मली ऐसे नोट एक्ट एज पेसमेकर ऑफ द हार्ट। ठीक है, नॉर्मली जो ऐसे नोट है वहाँ से जनरेशन ऑफ इम्पल्सेस होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे साथ पेसमेकर ऑफ द हार्ट है। ठीक है, नॉन ऑटोमेटिक मायोकार्डियल कंट्रैक्शन फाइबर। अब जो नॉन ऑटोमेटिक है, ये तो ऑटोमेटिक की बात हो गई, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ऐसे नोड्स, एवी नोड्स एंड जो बंडल ऑफ हेज एंड परकंजीज फाइबर है, ये हमारे साथ क्या है, ये ऑटोमेटिक पेसमेकर्स है। ठीक है, अब नॉन ऑटोमेटिक जो कंट्रैक्टेड फाइबर्स है उसकी बात करते हैं, तो उसमें हमारे साथ सोडियम आती है, सोडियम डेरिवेटिव टिश्यू होती है, क्योंकि इसके लिए सोडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, कैन नॉट जनरेट ओन इम्पल्सेस, ये अपने इम्पल्सेस खुद जनरेट नहीं कर सकते, बल्कि ये जो ऑटोमेटिक है वहाँ से इम्पल्सेस ले लेते हैं। ठीक है, और उसको कंडक्ट करती है। इंक्लूड एट्रिया एंड वेंट्रिकल, और ये हमारे एट्रिया और वर्टिकल्स में पाए जाते हैं। अब हमारे साथ आ रहा है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक टिश्यूज। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिकल फंक्शन है कार्डियक टिश्यू का, तो वो कौन सा है, तो लिखा गया है कि इम्पल्स जनरेट एंड ट्रांसमिशन। इम्पल्स की जनरेशन होना और उसकी ट्रांसमिशन होना, ये हमारे साथ कार्डियक टिश्यू की जो इलेक्ट्रिकल फंक्शन है वो है। ठीक है, मायोकार्डियम एक्शन पोटेंशियल, मायोकार्डियम जो एक्शन पोटेंशियल है उसको मेंटेन रखना। ठीक है, अब एक्शन पोटेंशियल आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस चीज़ को कहते हैं, तो हमारे हार्ट में जो रिपोलराइजेशन एंड जो डिपोलराइजेशन है, इसके प्रोसेस को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सोडियम होता है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है और वो सेल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जबकि जो पोटेशियम है वो अंदर आने की कोशिश करता है। ठीक है, और इसी तरीके से एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ना, जो जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्रिएट हो जाती है, तो इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। जब इसमें जो डिपोलराइजेशन है, जब वो रिपोलराइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस दौरान हम कहते हैं कि एक्शन पोटेंशियल हो गया है। ठीक है, डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन वेव एज सीन इन ईसीजी, और ये जो डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन जो वेव्स होती हैं हमारी ईसीजी में दिखाई देती हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये डायग्राम जो है ना, इसमें जाहिर तौर पर दिया गया है कि इम्पल्स जनरेट एंड ट्रांसमिशन। तो ये जो है ना, ये हमारे साथ ऐसे नोट है, ठीक है, जिसको हम पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। ऐसे नोट से जनरेट हो जाती है ये ट्रांसमिशन। ठीक है, और चले जाते हैं एवी नोट की तरफ, एवी नोट से चले जाते हैं बंडल ऑफ जो बंडल ऑफ हेस होता है उसकी तरफ। ठीक है, बंडल ऑफ हेस से बंडल ब्रांचेस की तरफ, बंडल ब्रांचेस से जो परकंजीज फाइबर है उसमें पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ जो इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन है उसका प्रोसेस है। अब हमारे साथ आ रहा है माइकोडियल एक्शन पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, इसको याद करने के लिए, इसको अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों ने एक वीडियो देखनी होगी, जो कि यहाँ पे इसका लिंक दिया गया है। ठीक है, तो लिखा गया है कि जो माइकोडियल एक्शन पोटेंशियल है उसके टू टाइप्स होते हैं। एक होती है ऑटोमेटिक टिश्यूज़, जिसका हमने बात की, और एक होती है नॉन ऑटोमेटिक टिश्यूज़। तो इसको फर्दर इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप लोगों ने इस वीडियो को देखनी होगी। फर्दर हमारे साथ आ रहा है एरिथमिया। व्हाट इज़ एरिथमिया? इससे पहले जितनी भी कहानी हमने की तो वो सब एरिथमिया के बारे में थी, लेकिन एरिथमिया का जो प्रॉपर डिफिनेशन है वो यहाँ पे दिया गया है कि जब हमारे हार्ट रेट, रिदम, इम्पल्सिस जनरेशन ऑफ आर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ये डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, जो कि किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन के लिए। और जब ये डिस्टर्ब हो जाए तो इसकी वजह से जो रिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन है उसका प्रोसेस जो है ना, उसमें क्या हो जाती है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, और इसको हम कहते हैं कि एरिथमिया हो गई है। ठीक है, द डिस्टर्बेंस कैन लीड टू अल्टरेशन इन ओवरऑल कार्डियक फंक्शन दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ये डिस्टर्बेंस जो है ना, ये हमारे हार्ट की ओवरऑल जो फंक्शन है उसमें डिस्टर्बेंस ला सकती है, उसमें चेंजेस ला सकती है, और वो चेंजेस हमारी ज़िंदगी के लिए खतरनाक भी हो सकती है। ठीक है, हमारी जान भी इससे चली जा सकती है। एरिथमिया, एरिथमिक ड्रग। अब एरिथमिक ड्रग कौन से ड्रग होते हैं? तो वो ड्रग जो कि हमारे हार्ट की एरिथमियाज को ट्रीट करे, उसको प्रिवेंट करे, तो उसको हम कहते हैं एरिथमिक ड्रग। ठीक है,
अब हमारे साथ आ रहा है मैकेनिज्म ऑफ एरिथमियास। जो एरिथमियास है उसका मैकेनिज्म क्या हो सकती है। तो एक तो ये कि जितनी भी जो डिस्टरबेंस है वो क्रिएट हो गई है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, जो एंटी एरिथमिक ड्रग है उससे ट्रीट करेंगे। अब ये डिस्टरबेंस किस तरह से प्रोड्यूस हो जाती है, तो लिखा गया है कि डिस्टरबेंस एंड एम्पल्सिस जनरेट, एम्पल्स जनरेट में बी ड्यू टू एबनॉर्मल ऑटोमेसिटी, ठीक है, या तो एबनॉर्मली ऑटोमेसिटी हो जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिसिटी जो है ना ये एबनॉर्मल हो जाती है, इसकी वजह से यानी जो एस ए नोड ए वी नोड्स वगैरह है उसकी फंक्शन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, या हमारे साथ जो डीपोलराइजेशन है वो उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो डिले हो जाता है, ठीक है, या जो इम्पल्स कंडक्शन है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। और उसमें डिस्टर्बेंस किस तरह से आती है, यानी द इम्पल्स में रिसाइकुलेट एंड हर्ट कॉजिंग रिपीट एक्टिवेशन री एंट्री प्रोसेस हो जाता है। री एंट्री प्रोसेस को समझने के लिए आगे डायग्राम आ रहा है, उसको उसके ज़रिए से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। और या तो हमारे हार्ट के जो कंडक्शन होते हैं, जो हार्ट कंडक्शन होते हैं वो इन्हीं इंटरफेरेंस की वजह से वो ब्लॉक हो गए हैं, तो इस वजह से अब री एंट्री हो रही है, तो इस वजह से हमारे साथ क्या हो गई है, जो इरिथमिया है वो खास हो गई है। तो आप लोग अगर इस डायग्राम में देख लें तो ये जो फर्स्ट वन है ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। ये किस तरह से नॉर्मल है, ये जो है ना ये हमारे साथ यहाँ से वेंट्रिकल्स से जो इम्पल्सिस है वो आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वेंट्रिकल्स में इसी तरीके से जो आर्टरी या वेंट्रिकल्स पर गंजी फाइबर्स वगैरह की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। एवी नोड्स, एस ए नोड आ गया एवी नोड की तरफ, एवी नोड से जो बंडल ऑफ हिस है वहाँ पे, वहाँ से फिर जो परकंजी फाइबर्स और जो ये सब है वहाँ तक चले गए, ठीक है। लेकिन अगर इधर देख लें तो इधर क्या हो गया है, यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया है, ठीक है। जब यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया है तो जो इम्पल्सेस आते हैं एवी नोड से, ठीक है, तो ऐसे नोड से एवी नोड तक, एवी नोड से भी ठीक चले जाते हैं बंडल ऑफ हिस की तरफ, ठीक है। लेकिन बंडल ऑफ हिस से बाकी जो ब्रांचेस है वहाँ पे अब वो जो ब्लॉकेज है वो आ गया है, तो उससे दोबारा से बैक फ्लो हो रही है, और इस बैक फ्लो को हम कहते हैं क्या, इस बैक फ्लो को हम कहते हैं री एंट्री प्रोसेस, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, तो इसकी वजह से एरिथमिया खास हो जाती है। फिर अब हमारे साथ आ रहा है पेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा कि हार्ट में एक्शन पोटेंशियल हो जाती है, ठीक है, हार्ट के सेल्स में, तो उस एक्शन पोटेंशियल के आपको कुछ पेजेस है। देयर आर 5 फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। एक होता है पेज 0, एक होता है पेज 1, पेज 2, पेज 3 एंड पेज 4, ठीक है। और लास्ट में एक पीरियड होता है जिसको हम रिफ्लेक्टिव या एक्टिव जो इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव पीरियड कहते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। तो अगर इस डायग्राम में आप लोग देख लें तो यहाँ से स्टार्ट लेता है, ये हमारे साथ पेज 0 है, ठीक है। पेज 0 में क्या होता है, पेज 0 में रेपिडली डिपोलराइजेशन होती है, यानी जो सोडियम है उसकी इंटरफ्लो हो रही है, ठीक है, सोडियम अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। पेज 1 में क्या होता है, पेज 1 में अब वो सोडियम चला गया है अंदर, ठीक है, उसकी डीएक्टिवेशन हो गई है और जो पोटेशियम है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पार्शियली रिपोलराइजेशन हो रही है, ठीक है। पेज 2 भी पेज 1 भी हो गया। अब पेज 2 का क्या काम है, पेज 2 में क्या होता है, पेज 2 को हम प्लेचो पेज भी कहते हैं, और इसको इसलिए प्लेचो पेज कहते हैं क्योंकि इसमें जो कैल्शियम है वो इनवर्ड की तरफ चले जा रहे हैं, लेकिन स्लोली, ठीक है, बहुत स्लोली, स्लो अमाउंट में वो जो है ना इंटर हो रहे हैं, इसकी इन्फ्लक्स हो रही है, तो इस वजह से इसको हम प्लेचो पेज भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होती है, प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन हो जाती है। पेज 3 में क्या होती है, पेज 3 में रिपोलराइजेशन हो जाती है फिर से, ठीक है। और रिपोलराइजेशन क्यों होती है, क्योंकि जो कैल्शियम अंदर की तरफ चला गया है तो वो अब इनएक्टिवेट्स हो गई है, ठीक है, उसकी इनएक्टिवेशन हो गई है, और उसकी वजह से अब जो पोटेशियम है वो आउटफ्लो कर रही है, ठीक है। अब पेज 4 में क्या होता है, पेज 4 में ऐसा होता है कि जो पेसमेकर पोटेंशियल होते हैं, ठीक है, वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से जो सोडियम है वो स्लोली क्या होती है, उसकी फ्लो भी होती है, इनफ्लो होती है, एंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो पोटेशियम है वो क्या कर रही है, वो ट्राई कर रही है स्लोली कि वो बाहर निकल जाए, ठीक है, उसकी इनफ्लक्स हो रही है, एफ्लक्स हो रही है, ठीक है। तो सोडियम की इनफ्लक्स होना और पोटेशियम की एफ्लक्स होना ये हमारे साथ पेज 4 पेज में होता है, ठीक है। और ये पेज जो है ना ये क्या होती है, ये ऑटो रिथमिसिटी इसकी होती है, ठीक है, इसकी ऑटो रिथमिसिटी होती है इस पेज में। अब हमारे साथ जो लास्ट पेज है वो जो फेज़ नहीं है लेकिन एक पीरियड है, द पीरियड बिटवीन जो टाइम लेता है फेज़ 1 से लेकर फेज़ 3 तक, ठीक है। तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, उसको रिफ्लेक्टिव पीरियड या इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव पीरियड कहते हैं, ठीक
ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि 1 पेज से लेकर जो पेज 3 तक जितना भी टाइम लगता है तो उस पेज को हम कहते हैं इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव पीरियड। ठीक है, अब हमारे साथ आ रहा है पेज 0। पेज 0 जो है ना, ये क्या दोबारा से वही बात है, दोबारा से बताई गई है कि हमारे साथ इसमें जो सोडियम चैनल है वो बहुत क्या होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसमें डिपोलराइजेशन जल्दी जल्दी से होती है। ठीक है, और इसमें इनिशिएट भी डिपोलराइजेशन होती है, यानी डिपोलराइजेशन की रिपीटली स्टार्टेड यहाँ से होती है। फिर जो पेज 1 है इसमें क्या होती है, इसमें वेरी फास्टली रिपोलराइजेशन होती है। ठीक है, और जो पोटेशियम है उसकी फ्लक्स हो रही है। जो पेज 2 है उसमें क्या होती है, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो पेज 2 है इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि जो डिपोलराइजेशन है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। और क्यों प्रोलॉन्ग हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम की इनफ्लक्स बहुत स्लो है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम प्लेटो पेज भी कहते हैं। अब हमारे साथ जो पेज 3 है उसमें क्या होती है, पेज 3 में रिपोलराइजेशन होती है। और रिपोलराइजेशन क्यों होती है, क्योंकि जो कैल्शियम चैनल्स है वो ब्लॉक हो गए हैं। ठीक है, और जो पोटेशियम है उसकी एफ्लक्स यानी बाहर की तरफ जाना हो रही है। अब हमारे साथ जो लास्ट पेज है जिसको हम पेज 4 कहते हैं, तो पेज 4 में ऐसा होता है कि ये हमारे साथ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है। ठीक है, और इसमें जो सारा प्रोसेस वो रिस्टोर हो जाता है। गोल ऑफ ट्रीटमेंट, जितनी भी एंटी एरिथमिक ड्रग्स है उसका अब गोल क्या होगा। ठीक है, तो हमारे साथ गोल ये होगा कि हम एरिथमिया को ट्रीट करें। ठीक है, जो एरिथमिया है उसको ट्रीट करने की गोल होगा। ठीक है, तो लिखा गया है कि द गोल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट विद एरिथमिया इज प्रिपेरेबली टू रिटर्न द हार्ट टू साइनस रिथम। लिखा गया है कि क्या करना है कि जो हमारे साथ जो गोल ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है कि पेशेंट के लिए जितना भी पेशेंट का एरिथमिया है उसको ट्रीट करें। और अगर ये जो मतलब जो पी वेव फॉलोड बाय क्यू आर एस कम्प्लेक्स एंड इस तरह से फिर टी वेव, तो अगर ये नहीं हो रहा है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा काम ये होगा कि हम जो फेलिंग रेट है यानी जो रेट है उसको दोबारा नॉर्मल करें। ठीक है, रेट हार्ट रेट को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। ठीक कि एटलीस्ट टू स्टेबलाइज द रेट। ठीक है, ताकि हम फेलिंग रेट करें यानी जो रेट है उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आ रहा है ट्रीटमेंट ऑप्शन आर फार्माकोलॉजिकल एग्जांपल इम्यूडेरॉन। इम्यूडेरॉन जो है ना, ये हमारे साथ कौन से ड्रग है, जो कि पोटेशियम ब्लॉकर्स है। ठीक है, फिर उसके बाद लिडोकेन्स जो है ना, ये लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स है, लेकिन ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स भी है। और इसके साथ साथ जो एथिनोलोल है, एथिनोलोल जो है ना, ये हमारे साथ बीटा ब्लॉकर्स भी है। ठीक है, अब ये ड्रग जो है ना, ये हमारे साथ वो ड्रग है जो कि जो एंटी एरिथमिक ड्रग के ऑप्शंस में मौजूद होते हैं। ठीक है, एब्लेटिव का मतलब ये है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द माल फंक्शन टिश्यू, जो माल फंक्शन टिश्यूज है उसको हम क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करें, उसको ख़त्म करें। ठीक है, इस ट्रीटमेंट का यही गोल होगा। और इलेक्ट्रिकल टू करेक्ट द राइथम। ठीक है, या वो इलेक्ट्रिकल जो कि ख़राब हो गए हैं, जिसका डिस्फंक्शन हो गया है, जिसका माल फंक्शन हो गया, उसको डिस्ट्रक्ट करेंगे ताकि हमारे राइथम जो है ना उसको करेक्ट करें। अब हमारे साथ आ रहा है फर्दर ड्रग थेरापी। तो ड्रग थेरापी में क्या लिखा है कि एंटी एरिथमिक ड्रग थेरापी इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी एंड सिविरिटी ऑफ एरिथमिया। ये जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स है इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि जो एरिथमियास है उसको हम क्या करें, उसकी सीवियरिटी को हम उससे पेशेंट को बचा सके। ठीक है, पेशेंट को एरिथमिया की सीवियरिटी से बचाने की कोशिश करें विथ द एम ऑफ मेंटेनिंग साइनस रिदम वेयर पॉसिबल। ठीक है, और हमारा मकसद ये होगा, हमारा एम ये होगा कि पेशेंट का जितना राइथम कंटिन्यू होना, अच्छा होना या मेंटेन होना हो सके हमसे, तो वो करेंगे। ठीक है, the drug can be grouped according to electrophysiological effects at a cellular level using system known as वैन विलियम क्लासिफिकेशन। और ये ड्रग जो है ना, ये हमारे साथ अकॉर्डिंग टू वैन विलियम क्लासिफिकेशन के ज़रिए से क्या हो गए हैं, ये इसका जो फंक्शन है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल फंक्शन, इसके ज़रिए से क्या किया है, इसको क्लासिफाई किया है, इसको ग्रुप में तकसीम किया है, जो कि हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग Alternatively, drug therapies can be divided according to their main site of action within the heart। ठीक है, लिखा गया है कि इसी तरह से क्या करना है, इसी तरीके से जो ड्रग थेरापी है इसको डिवाइड किया है मेन साइट ऑफ एक्शन के ज़रिए से भी। ठीक है, कि हार्ट का जो मेन साइट ऑफ एक्शन है उस ये ड्रग का ये काम होता है और इस ड्रग का ये काम है, तो इसको अपने अपने ग्रुप्स में तकसीम किया है।
अब हमारे साथ आ रहा है वेन विलियम क्लासिफिकेशन। वेन विलियम क्लासिफिकेशन जो है ना, ये हमारे साथ एक फार्माकोलॉजिकल ट्यूटर था, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी में, और उसका एक स्टूडेंट था जिसने एक कंट्रीब्यूशन किया था। तो इस वजह से इस ड्रग को, और वो कंट्रीब्यूशन एंटी एरिथमिक ड्रग्स का था, ठीक है, तो इस वजह से इसको नेम दिया गया वेन विलियम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फिर लिखा गया है कि आल एंटी एरिथमिक ड्रग्स एक्ट बाय अल्टरिंग द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विद इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग पाथवे ऑफ द मायोकार्डियम, ठीक है। लिखा गया है कि क्या होता है कि एंटी एरिथमिक ड्रग जो है ना, ये हमारी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी मोमेंट में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के पाथवे में, उसमें क्या करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं, और इस वजह से हम क्या करते हैं, जो एरिथमिया है उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। The Van William classification system group drug according to their ability to block the movement of one or more these ion across the myocardium cell membrane। लिखा गया है कि जो वेन विलियम क्लासिफिकेशन था, उस ग्रुप के ड्रग के मुताबिक क्या होता था कि ये जो मोमेंट होता है, ठीक है, इम्पल्सिस का या आयंस का, ठीक है, तो एक या एक से ज़्यादा इम्पल्सिस की या आयंस की उसकी जो मोमेंट है, उसको हम क्या करें, उसको अगर हम ब्लॉक करें तो जो हमारे मायोकार्डियम सेल मेम्ब्रेन थे उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट नहीं करेगा, उसके इर्द गिर्द ये मूवमेंट नहीं करेगा, और इसी तरीके से हम जो एरिथमिया है उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब किस तरह से ट्रीट करना है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका क्लासेस कौन कौन से हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।